हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था उसका सेकंड पार्ट। बच्चों देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट जो मार्केट में अवेलेबल है वो किस किस तरीके के होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए। इसके बाद हमने अगला पढ़ा था आपका जो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वो नॉर्मली हाउस होल्ड्स के लिए होता है जो करेंसीज को बाय करना चाहते हैं। और मैनेज फ्लोटिंग होता है बच्चों छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि मैं दूसरे के देश की करेंसी की डिमांड कब करूंगा। बच्चों ये कहता है अगर मेरे को दूसरे देश से कोई भी सामान मंगवाना है यानी कि इंपोर्ट करनी है तो मुझे दूसरे की करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को यूएस से जॉर्डन्स मंगवाने हैं, आईफोन मंगवाना है, बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदते हैं तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है। अगला होता है बच्चों टूरिज्म। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जा रहा हूं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो भी वेंडर्स हैं, जो भी वहां पर सामान बेचने वाले लोग हैं, वो सेम कंट्री की ही करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, हमारे देश का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरे देश में घूमने जाने के लिए भी उनके पैसे की जरूरत पड़ती है। अगला होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। बच्चों फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है मोंटी, जो कि कनाडा में रहता है। अगर मैं इंडिया से जा रहा हूं कनाडा घूमने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊंगा। जो गिफ्ट मैं लेकर जाऊंगा वो यूनिलैटरल ट्रांसफर होगा, क्योंकि बदले में मेरे को उसके कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने दोस्त को गिफ्ट देता हूं, कोई मुझे बर्थडे गिफ्ट देता है या फिर कोई मुझे ऐसा गिफ्ट देता है जिसके बदले वो मेरे से रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। ये सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगला होता है परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन कंट्रीज। अगर मैं किसी दूसरे देश के अंदर लैंड शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वहां पर जमीन का मालिक होगा वो मुझसे पैसा लेगा और पैसा लेगा अपनी ही करेंसी के अंदर जो उनके देश में चल रही होगी। फॉर एग्जांपल दुबई में खरीदना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल कनाडा में खरीदना चाहता हूं तो मुझे कैनेडियन डॉलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगला होता है बच्चों स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है बच्चों? अभी आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया में वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर सारा यूरोप रशिया के अगेंस्ट था, तो रशियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब लोगों ने क्या करा, रशियन करेंसी को बहुत ज्यादा बाय कर लिया। अब बाय कर लिया क्योंकि सबको पता है फ्यूचर टाइम में रशिया की करेंसी की वैल्यू दोबारा बढ़ेगी तो हम उस करेंसी को बेच कर पैसा कमा लेंगे। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, जहां पर हम किसी चीज को तब खरीदते हैं जब उसके रेट कम होते हैं और जब रेट ज्यादा होते हैं तो उसे वापस बेच देते हैं। तो बच्चों यहां पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इतना ही था। इसके रीजंस मत करना बच्चों, एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ ये पूछ लेता है कि डिमांड क्यों करी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है बच्चों, जो कि है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि कोई पर्सन हमारे देश की करेंसी की डिमांड कब करेगा, यानी कि हम अपना पैसा उन्हें कब देंगे। ये कहता है अगर ऑब्वियस सी बात है बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर भाई हमारे देश का माल कोई खरीदना चाहता है, हमारे देश का माल बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तो हमारे पास बाहर का पैसा आएगा। जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास सप्लाई आती है दूसरे के देश के पैसे की। कोई भी इंसान हमारे देश के अंदर जमीन खरीदना चाहता है, शेयर्स या बॉन्ड खरीदना चाहता है, तो भी वो हमारे देश के अंदर पैसा अपना देगा, सप्लाई करेगा। द अमाउंट विच फॉरेन इन्वेस्ट इन होम कंट्री इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगला होता है बच्चों रेमिटेंसेस या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। भैया मेरा दोस्त है हार्दिक यानी कि मोंटी, जो हर महीने अपनी फैमिली को कुछ पैसे भिजवाता है। भैया वो वन साइड ट्रांजैक्शन है और उससे हमारे देश के अंदर पैसा आता है तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर होगी। मम्मी उसके बदले में उसकी उसे दुआएं ही देंगी और क्या देंगी बच्चों, इंडियन रुपी तो वहां जाके बनता ही कुछ नहीं है। अगला होता है बच्चों स्पेक्यूलेशन। बच्चों सबको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले समय में इंडिया का रुपये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो लोग आज के समय में इंडियन रुपये को बाय कर रहे हैं ताकि भविष्य में जब वैल्यू बढ़ जाए तो उसे बेच सके, तो इसके लिए वो आज ही हमारे देश की करेंसी को बाय करेंगे, तो हमें अपने देश की करेंसी की सप्लाई करनी पड़ेगी। अगला होता है बच्चों लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों अगर मैं किसी भी कंट्री से यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री से लोन लेता हूं तो मेरे देश में पैसा आता है, ये भी हमारे देश में सप्लाई को बढ़ाता है। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो बच्चे कहते हैं सर ये बन रहा है बेसिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो हम दूसरे की करेंसी की मांग करते हैं, ये बन रही है सप्लाई, यानी कि जितनी हम अपने देश की करेंसी दूसरों को देते हैं अपनी सप्लाई करते हैं। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है वही इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। हर चैप्टर में चाहे डिमांड पढ़ लो, चाहे सप्लाई पढ़ लो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ लो। ये कहता है The equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for a foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange। जहां पर डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के, वही इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जैसे कि यहां पर
आई होप बच्चों इसकी आप डेफिनेशन और डायग्राम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वही आता है, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम अपना, जो कि टॉपिक आ जाता है चेंज इन एक्सचेंज रेट। बच्चों देखो चेंज दो तरीके का हो सकता है। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको दिख रहा है, ये डिमांड का डायग्राम है, और ये जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, ये सप्लाई का डायग्राम है। तो अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड में दो तरीके से ही चेंज आ सकती है। या तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम है डिमांड, ये वाला हम मान लेते हैं मेन है, जो नीचे आ रहा है डिक्रीज इन डिमांड और ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड। देखो बच्चों दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड द राइट, यानी कि अगर ये मेरा डिमांड कर्व है और इंक्रीज होती है डिमांड, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, as a result the exchange rate rises over it show that unit price of dollar has increased, domestic currency has depreciated। अगर हम दूसरे की करेंसी बहुत ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस डॉलर अगर हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो बच्चों उसका प्राइस बढ़ जाएगा और हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। वहीं पर होता है डिक्रीज इन डिमांड, ये मेरा डिमांड कर्व है और अब ये डिमांड गिरकर नीचे हो गई, यानी कि हम किसी दूसरे की करेंसी को बहुत कम डिमांड कर रहे हैं, हम उसे भाव ही नहीं दे रहे, हम खरीद नहीं रहे, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर जहां पहले मैं 100 करोड़ रुपए की डेली डिमांड करता था, अब मैं 20 करोड़ की भी डिमांड नहीं कर रहा, तो यूएस वाले परेशान हो जाएंगे और उनकी करेंसी की कीमत गिर जाएगी। कोई मांग ही नहीं रहा तो कीमत ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। ये कहता है अ डिक्रीज इन डिमांड विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड द लेफ्ट, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो फॉल हो जाएगा और डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बच्चों अगला होता है चेंज इन सप्लाई। सप्लाई बच्चों ये वाला डायग्राम होता है जो नीचे से ऊपर जाता है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो। अगर मार्केट के अंदर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो उसे बनाने वाले प्रोड्यूसर उस चीज को ज्यादा बनाने लग जाएंगे, तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ये बढ़ रहा है आपका प्राइस और ये बढ़ रही है आपकी सप्लाई, तो हमेशा ये अपवर्ड स्लोपिंग जो डायग्राम होता है, ये जो ऊपर की तरफ जाता है ये सप्लाई होता है। चलो हमने मान लिया अभी हमारा ये सप्लाई का डायग्राम है, यानी कि ये सप्लाई की कंडीशन है। इंक्रीज इन सप्लाई हो जाए तो क्या होगा, देखो जी, इफ सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इट विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। भैया ऑब्वियस सी बात है अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो जो सप्लाई कर्व ये वाला है वो सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। As a result, the new exchange rate moved down. This implies that per unit US dollar has reduced. A decrease in price of foreign currency in terms of domestic currency means domestic currency has appreciated. अगर हमारे देश की करेंसी की लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमें खूब सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब हमारी कीमत ज़्यादा होगी, तभी तो हम ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हैं बच्चों। जैसे कि प्रोड्यूसर होता है, अगर उसको कोई चीज़ मार्केट में महंगी बिकती है उसे ज़्यादा बनाता है, मेरी सब मांग रहे हैं भैया मैंने उसका रेट बढ़ा दिया, भैया सबको मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कीमत गिर जाएगी, महंगी बेचो फायदा उठाओ। वही होता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में होता है जब जो हमारा सप्लाई का डायग्राम है वो लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये कहता है डिक्रीज इन सप्लाई विल शिफ्ट द सप्लाई कर टुवर्ड द लेफ्ट, इट लीड टू डेफिसिट डिमांड। इसके कारण मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, डेफिसिट डिमांड हो जाएगी, क्योंकि बच्चों मार्केट के अंदर अगर मैं सप्लाई ही नहीं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी चीज किसी को मिलेगी नहीं, और मेरी चीज किसी को मिलेगी नहीं तो लोग ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। आई होप मेरे बच्चों को इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई समझ आ गया होगा। इसका बच्चों ये जो मैंने मार्क करा है उतना और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जान लेते हैं बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। बच्चों देखो मेरे बच्चे ना कुछ ये चीज़ सोचते होंगे कि सर मार्केट तो वो प्लेस होता है जैसे हम घूमने जाते हैं कमला नगर मार्केट, कनॉट प्लेस मार्केट। बच्चों नहीं, मैं कहता हूँ ये रूम भी मार्केट बन सकती है अगर यहाँ पर बायर और सेलर आके बिजनेस करने लग जाए। तो मार्केट कोई एक्चुअल में प्लेस नहीं है। आप फ्लिपकार्ट के बारे में सोचो, फ्लिपकार्ट तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर मैं रात को 2 बजे बैठ के फोन स्क्रॉल करते करते कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ और कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ अगर मैं सेलर बन जाऊँ तो सेम एज इट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर सिर्फ फॉरेन करेंसीज खरीदी जाती है और बेची जाती है, यानी फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। अब ये कहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत सारे काम करती है हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन, इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। तो ये कहता है बच्चों देखो ये हमें परचेजिंग पावर प्रोवाइड करती है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते हो और आपको पता है कि आपको यूएस के डॉलर्स चाहिए क्योंकि आपको जॉर्डन्स बाय करने हैं, तो ये कहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाओ और वहां से यूएस के डॉलर ले लो, उनको बाय कर लो और फिर जॉर्डन बाय कर लो। क्रेडिट फंक्शन ये कहता है बच्चों देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे इंडियन है, बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं चाइना से माल मंगवाते हैं। अब चाइना के जितने भी सेलर है ना वो बहुत चालाक है, फ्रॉड ही मान लो एक तरीके से आप। भैया अगर मैं चाइना के बंदे से माल मंगवाना चाहता हूँ और मैंने चाइना के बंदे को पहले पेमेंट कर दी तो भैया वो मेरे को माल ही ना भेजे,
कल को मैं कंप्लेंट लिखवाने जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? इंडियन, मैं कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन में चल गया, वो तो कह देंगे भैया ये तो चाइना का बंदा है, हम इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है। और चाइना वाले मेरी रिपोर्ट लिखेंगे कि वो कहेंगे तू इंडियन, भैया तू तो हमारा कट्टर दुश्मन है, तेरे से क्या लेना देना। तो ये कहता है ऐसे में बीच में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बैठी होती है जो कि दोनों के बीच में ट्रेड को ईजी कराती है। देखो जी क्या होता है, It provide credit for foreign trade. Bill of exchange with maturity period of 3 months are generally used for international payments. बेसिकली अगर मेरे को किसी चाइना के बंदे से माल खरीदना है तो मैं उससे बोलूंगा भाई साहब आप पहले मुझे माल भेज दीजिए और आप मेरे को बिल बनाकर भेज दीजिए, और बिल के अंदर मेरे को आप 3 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं 3 महीने के अंदर आपको पैसा दे दूंगा। इससे मुझे माल भी मिल जाएगा और मेरा पैसा भी नहीं डूबेगा, क्योंकि मुझे पैसा बाद में देना है। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं उसका माल रख लूंगा और मैं फ्रॉड कर लूंगा, नहीं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बैठी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया के अंदर बेसिकली सेंट्रल बैंक पूरी की पूरी कंट्रोल करता है, तो मुझे पुलिस भी पकड़ सकती है, मेरे अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने फॉरेन से सामान ले लिया मार्केट के अकॉर्डिंग और पैसे नहीं दिए। अगला होता है बच्चों हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या होता है? व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड हेजिंग। बच्चों देखो, मैं एक इंडियन पर्सन हूं और मुझे पता है भैया इंडिया के लोगों को जॉर्डन बहुत ज्यादा पसंद है, और भैया जॉर्डन्स ऐसी चीज़ हैं जो कि बहुत रेयर क्वालिटी में बनते हैं, तो भैया उनके फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाते हैं। या फिर आप ये मान लो कि मेरे को ये पक्का पता है कि मुझे चाइना से हर साल दिवाली की लाइट मंगवानी है। दिवाली की लाइट में कोई नया इनोवेशन नहीं हो रहा, वही सेम लाइट है, प्लग में लगा ऑन हो जाती है, चल जाती है। तो मैंने क्या करा, मैंने चाइना के सेलर से डील कर ली कि भैया मैं आपसे हर साल 10 करोड़ का माल मंगवाता हूँ, ये लो आप मेरे से 100 करोड़ रुपए इसी साल ले लो, यानी अगले 10 साल के पैसे ले लो, अगले 10 साल मेरे को सेम रेट में माल भेजते रहना। भैया मुझे ये फायदा हो जाएगा कि आगे चल के अगर उन लाइटों के रेट भी बढ़ते हैं तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने करंट में ही फ्यूचर के 10 सालों की पेमेंट कर दी। इसे बोलते हैं हेजिंग, यानी कि जब हम कोई बिजनेस डील आज ही कर लें, आज ही करंट रेट पे कर लें, लेकिन उसका माल मैं फ्यूचर में मिलूंगा ताकि मेरे को इन्फ्लेशन का, महंगाई का कोई फर्क ना पड़े। इसे हेजिंग बोलते हैं। अब बच्चों देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरीके की होती है, बहुत ही सिंपल है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं। पहली मार्केट होती है स्पॉट मार्केट। भैया जैसे अगर मैं मार्केट के अंदर गया और मुझे मैगी खरीदनी थी, तो भैया मैं दुकानदार को पैसे दूंगा और मुझे मैगी मिल जाएगी। तो ये जनरल लोगों के लिए होती है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट के अंदर बेसिकली हम रिसिप्ट एंड पेमेंट हो जाती है आर मेड इमीडिएटली, यानी कि भैया मैं पैसे दे दूंगा, मुझे फॉरेन करेंसीज मिल जाएंगी। जनरली अ टाइम ऑफ 2 बिजनेस डेज इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एक डे सेटल कर लेते हैं और उसी दिन वो मुझे करेंसी दे देगा, फॉरेन की यूएस के डॉलर दे देगा और मेरे से पैसे ले लेगा। स्पॉट मार्केट में एट द टाइम काम होता है बच्चों। अगला होता है बच्चों फॉरवर्ड मार्केट। ये कहता है फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। भैया मैंने एक बंदे से बोला आप मुझे 100 करोड़ रुपए के डॉलर दे दो, वो कहता है ठीक है जी आप मुझे 100 करोड़ रुपए के डॉलर मेरे से ले लो, आज आपको डॉलर अगर लोगे आप तो 75 रुपीज का पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप मेरे को 10 दिन बाद डॉलर दे जाना और मेरे से पैसे ले, लेकिन हमने आज के रेट पे डील कर ली, यानी कि 72 रुपीज पे ही मेरे को डॉलर मिलेगा तो मिलेगा। अगर कल को 2 दिन बाद 3 दिन बाद, क्योंकि 10 दिन बाद वो डॉलर देगा, अगर डॉलर्स के रेट बढ़ गए तो ऐसा नहीं है वो मेरे से ज्यादा पैसा मांगेगा, नहीं, जिस डेट पे आज बेसिकली डील हुई है, यानी कि आज की डेट पे अगर डील हुई है तो उसी दिन के रेट पे वो मेरे को मेरी करेंसी देगा जो मैंने डॉलर्स मांगे थे। फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली उधार की मार्केट होती है जहां पर फ्यूचर में पेमेंट करी जा सकती है और करंट रेट के ऊपर सामान खरीदा जा सकता है। ये होती है नगद मार्केट, ये होती है उधार वाली मार्केट। बहुत ही सिंपल। आई होप मेरे बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर पूरे तरीके से समझ आ गया होगा, लास्ट में अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो बच्चों प्लीज जो भी मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सर को वायरल कर दीजिए ताकि मेरे भी यूट्यूब चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।